हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज से हम लोग ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बनेगा उसका पेज बाय पेज क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इस चैनल पर जो न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज हम ल्यूसेंट सब्जेक्टिव पेज 1 से 5 तक पढ़ेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इन 3 भागों में विभाजित करने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफ सेलियारिस। इसका हम फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। और मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हेरोडोटस, इसके पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका और इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा वेद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ और ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद के पढ़ने वाले ऋषि को उधात्री कहते हैं और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद यह सबसे बाद का वेद है और न्यून वेद है और इसके रचिता अथर्वा ऋषि द्वारा है और इसमें कुल 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, विश्वामित्र द्वारा रचित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, तीसरे मंडल में है। और दूसरे मंडल में या दूसरा मंडल गृत्समद ऋषि को समर्पित है और तीसरा मंडल यह विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है जिसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। चौथा मंडल वह वामवेद ऋषि को समर्पित है और 5वां मंडल अत्रि ऋषि को समर्पित है और 6ठा मंडल भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। 7वां यह वशिष्ठ ऋषि को समर्पित है और 8वें मंडल में हस्तलिखित द्वारा है जिसे खिल कहा जाता है और 9वें मंडल में सोम या वनस्पति के देवता को समर्पित है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ऋग्वेद के किस मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है और 7वें मंडल में विशिष्ट ऋषि को समर्पित है। 9वां मंडल यह सोम को समर्पित है और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित कौन सा सूक्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरुष सूक्त। नासदीय सूक्त यह भी ऋग्वेद के 10वें मंडल का हिस्सा है और यह 129वां सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है? तो वह वेद है यजुर्वेद, यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं और इसके पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इसके पढ़ने वाले ऋषि को उदात्री कहते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित यह अथर्ववेद है और यह सबसे बाद का वेद है और इसमें कुल 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य हैं और इसके पढ़ने वाले ऋषि को उद्गाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापतियों की 2 पुत्रियों कहा गया है? तो वह कौन सा वेद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है? तो वह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। यह यजुर्वेद का हिस्सा है। यजुर्वेद का हिस्सा में शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यह दोनों यजुर्वेद का हिस्सा है। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण यह ऋग्वेद का हिस्सा है। गोपथ ब्राह्मण यह अथर्ववेद का हिस्सा है और पंचवीस वह सामवेद का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर,
किस ग्रंथ में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन है, जिसमें उसे जुआ और शराब के समान पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, मैत्रायणी शतपथ। शतपथ ब्राह्मण या यजुर्वेद से संबंधित है। जाबलोपनिषद यह वेद का ही भाग है। मनुस्मृति यह सबसे पुरानी स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का एक साथ उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाबलोपनिषद में। कठोपनिषद यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन सी, कठोपनिषद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। वेदों को भली भांति समझने के लिए रचे गए वेदांगों में निरुक्त का क्या अर्थ है? वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग वेद के 6 अंग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। जिसमें निरुक्त का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा। महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास यह वेद के कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को संकलनकर्ता या वेद का संकलनकर्ता माना जाता है। और वाल्मीकि यह रामायण के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य पुराण। यह आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण यह गुप्त वंश से संबंधित है। और विष्णु पुराण यह मौर्य वंश से संबंधित है। और ब्रह्म पुराण यह चंद्रवंश, सूर्यवंश और इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, नारद स्मृति। और स्मृति ग्रंथ में सबसे पुरानी स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। जैन साहित्य को समग्र रूप में क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आगम। बौद्धों के संकलन जिसमें है तो वह है जातक कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है जिसके रचयिता भद्रबाहु हैं? तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पसूत्र। भगवती सूत्र यह श्वेतंबर से संबंधित है। आचरांग सूत्र यह भी भद्रबाहु द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। कथावस्तु नामक ग्रंथ जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीनयान संप्रदाय। यह चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 धर्मों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। प्रथम बौद्ध संगति यह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। प्रथम का हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। पहले बौद्ध संगति का अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने, दूसरा ने किया था सभाकौमी में, तीसरा में किया था मोगलीपुत्र तीसरे ने और चौथा में किया था वसुमित्र और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। और शासनकाल था प्रथम में अजातशत्रु, दूसरे में था कलाशोक और तीसरा में था अशोक और चौथा में था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे जिनके ग्रंथ महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है में कुल कितने सर्ग हैं जिन्हें तरंग कहा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा फतहनामा सिंध मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? कहा जाता है हेरोडोटस को। और हेरोडोटस का पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका।
प्लिनी के पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। टॉलमी के पुस्तक का नाम है भारत का भूगोल। और मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम है इंडिका। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडिका नेचुरल हिस्ट्री, या प्लिनी का हिस्टोरिका, या हेरोडोटस का भारत का भूगोल, या टॉलमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त नरेश के दरबार में भारत आया था? तो फाहियान आया था या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त प्रथम के समय आया था मेगास्थनी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सीयू की रेहला पुस्तक, या मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा रचित है किताबुल हिंद, या अलबरूनी के पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। किस अरबी लेखक की कृति किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला किस शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देता है? यह जानकारी देता है 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर कनिंघम। दयाराम सानी यह हड़प्पा सभ्यता के खोज किया था 1921 ईस्वी में। और रॉबर्ट बुशफ्रूट यह पुरापाषाण काल के औजार का सबसे पहले खोज किया था 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 1400 ईसा पूर्व का बोगाजकोई अभिलेख एशिया माइनर क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। किस शासक के भीतरी स्तंभ लेख से भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए मंदसौर अभिलेख। नहीं, सती प्रथा को उल्लेख सबसे पहले हुआ था एरन अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों का जानकारी मिलता है। और जूनागढ़ या रुद्रदमन प्रथम के शासन के संबंधित है। और हाथी गुम्फा अभिलेख जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है, यह कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है? तो वह मिलता है मंदसौर अभिलेख से। ऑप्शन नंबर बी। प्रयाग स्तंभ लेख यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। नासिक अभिलेख यह गौतमी बलश्री से संबंधित है। भित्री स्तंभ लेख यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और ग्वालियर अभिलेख यह नरेश भोज से संबंधित है। और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है, जिन्हें साहित्य में क्या नाम दिया गया है? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कसारपण। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यवन शासकों ने किया था। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया था? तो गुप्तों ने किया था। और सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का जारी किसने किया था? तो गुप्तों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। किस रोमन पुरास्थल से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अरेकमेडू पुदुचेरी के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। जिस काल में लेखन कला के हुआ है लेकिन पढ़ा भी नहीं जा सका है, तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन
38 नंबर 38 नंबर क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में ए, पूरा पाषाण काल में, जबकि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मनुष्य के अस्थायी निवेश की प्रवृत्ति किस काल में? तो वह नवपाषाण काल में। और पहला धातु खोजा गया था तांबा, और उसका द्वारा बनाया गया औजार था कुल्हाड़ी, जो प्राप्ति स्थल है अतिरम पक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में सी, नवपाषाण काल में। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया अनाज कौन सा था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में सी, चावल, जबकि खोजा गया प्रथम अनाज था गेहूं, उसके बाद दूसरा था जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन में सी, रॉबर्ट बुशफ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी से मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी से। इनाम गांव, जो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, का संबंध किस संस्कृति से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्वे संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह जाता है दयाराम सानी को, और जबकि मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखालदास बनर्जी ने, और लोथल के खोज किया था रंगनाथ राव ने, जो भोगवा नदी के किनारे है, और सर जॉन मार्शल यह उत्खननकर्ता के सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, रेडियो C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन में सी, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? तो वह खोजा गया है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे? बंदरगाह था लोथल और सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य किस सिंधु कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर कौन से पशु विराजमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता। हड़प्पा सभ्यता यह किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चनहुद्रो यह सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन यह घग्गर नदी के किनारे। कोटदीजी यह सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर यह मादर नदी के किनारे। रोपड़ यह सतलज नदी के किनारे। लोथल यह भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर यह हिंडन नदी के किनारे। सूतकंगेडोर दास्क नदी के किनारे। बनमाली रंगोई नदी के किनारे। धौलावीरा यह लूनी नदी के किनारे। और सोतका यह सादिकौर नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, जो घग्गर नदी के किनारे है, और यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल यह दास्क नदी के किनारे स्थित सूतकंगेडोर बलूचिस्तान में है, जबकि पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मौंदा जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। पेज नंबर 5 से आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।